हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम लेकर के आए हैं कंसंट्रेशन इन पीपीएम, यानी कि कंसंट्रेशन इन पीपीएम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन इन पीपीएम। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। सबसे पहले कंसंट्रेशन इन पीपीएम हम लेकर के आते हैं। कंसंट्रेशन इन पीपीएम, अगर पीपीएम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीपीएम। पीपीएम का मतलब जो होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब पता है, आप जानते हैं कि 1 मिलियन के अंदर कितना होता है? 1 मिलियन के अंदर होता है यानी कि 10 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यानी कि 6 जीरो आती हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6। यानी कि अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो नॉर्मल सॉल्यूशंस के लेकर के बात कर रहे थे कि हमें सॉल्यूशंस का वेट दिया जाता था, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दिया जाता था, हम ग्राम में जो मास है वो ग्राम में दे दिया जाता था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते थे, वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया जाता था। पर लेकिन अब की बार जो बात की गई है वो 10 की पावर 6 में बात की गई है, यानी कि 10 लाख, 10 की पावर 6 यानी 10 लाख वेट होना चाहिए, या 10 लाख वॉल्यूम, इतने मिलीलीटर वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालना है? अगर हमें इसमें देखना है, सबसे पहले कंसंट्रेशन पीपीएम भी अब दो तरीके से निकलती है कि बाय मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ये भी 3 तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, यानी कि जो हमारा पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, वो भी 3 तरीके से क्लासीफाई होगा। सबसे पहला हम निकालेंगे बाय मास, यानी कि बाय मास। उसके बाद एक निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम, मतलब दोनों में वॉल्यूम होना चाहिए। और तीसरा यहाँ जो होना चाहिए वो होना चाहिए बाय मास बाय वॉल्यूम, बाय मास बाय वॉल्यूम। इस तरीके से होना इसके अंदर चाहिए। यानी कि पीपीएम को भी हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, एक तो बाय मास, और उसके बाद बाय वॉल्यूम, और उसके बाद मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, सबसे पहले मास के टर्म में लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले ए टर्म को निकाल के लेकर के मैं आया बाय मास, यानी कि जो मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है वो बाय मास के थ्रू निकालनी है। कैसे, क्या बोला जाएगा इसमें? ये बोला जाए बाय मास, इसमें क्या बोला जाएगा बेटा कि उसने, सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ कि डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, W ग्राम सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मैंने माना WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस चीज का मान के चलना बेटा, W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेट W ग्राम है, और उस W ग्राम के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताइए, अगर मैं मान लूँ तो अगर मेरे पास 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन हुआ तो उसमें कितना वेट प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का? भाई W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर तो WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो बताइए 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट होगा? तो वो मैंने मान लिया WA अपॉन WA ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वेयर WA इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट और W इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो बात मेरी क्लियर आई? तो यहाँ मैंने क्लियर रखने के बाद करा कि WA इज वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट। अगर मैं WB की बात, यहाँ पे W ग्राम की भी बात करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, और इसको निकालने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। बात समझ में आई? तो यानी कि कंसंट्रेशन, अगर बाय मास की कंसंट्रेशन निकालोगे, यानी कि कंसंट्रेशन बाय मास की कंसंट्रेशन के थ्रू निकालोगे, तो आपका आंसर आएगा वेट ऑफ द WA ग्राम, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूशन,
वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। क्या ये बात क्लियर है? इंटू 10 की पावर 6। पर सपोज करो किसी कंडीशन में मुझे सॉल्यूशन का वेट ना दिया गया हो, किसी कंडीशन में हमें सॉल्यूशन का वेट ना दिया गया हो और हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग वेट दिए गए हों, तो आप जानते हैं कि जो W ग्राम है, जो सॉल्यूशन का वेट है, वो आपको निकालने के दो तरीके हैं कि वेट ऑफ द ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्लस मैंने मान लिया WB इज द वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बना लेंगे? सॉल्यूशन। तो इसकी जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन बाय मास, कंसंट्रेशन बाय मास इज इक्वल टू WA ग्राम अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6। इस तरह से एक नया फॉर्मूला तैयार होकर के आएगा कंसंट्रेशन इन ppm, यानी कि ये वाली जो कंसंट्रेशन निकलेगी, ये वाली कंसंट्रेशन ppm की फॉर्म में निकलेगी, यानी कि कंसंट्रेशन बाय मास यानी कि WA ग्राम अपॉन वेट इंटू 10 की पावर 6। इस तरह से हम इसको सोच करके चलेंगे। दैट्स क्लियर? हाँ, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वेट ना दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो हमने इसके अंदर लिया है इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 10 लाख में से, यानी कि 10 लाख को हम 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने निकाल दिया बाय मास। अगर मैं निकालना चाहूँ, अब मेरा मन कर रहा है सबसे पहले बाय वॉल्यूम, जो मैं ppm की कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूँ, वो ppm की कंसंट्रेशन में बाय वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ कि वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर आप ऐसी मान के चलोगे कि VML सॉल्यूशन के अंदर VML ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, VML ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। बिल्कुल क्लियर? VML सॉल्यूशन के अंदर VAML ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। उसके बाद अगर मैं इसमें मान लूँ तो बताइए 10 की पावर 6 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? तो वे होगा VAML अपॉन कितना? VML इंटू 10 की पावर 6 इस तरीके से निकल जाएगा। VAML अपॉन VML इंटू 10 की पावर 6, इतना तो निकल सकता है। अगर सपोज करो, यानी कि यही हम इस तरह के टर्म निकाल सकते हैं। VAML क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। VML क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किस में निकालना है? पार्ट्स पर मिलियन में, यानी कि इंटू 10 की पावर 6 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे, सपोज करो मैंने मान लिया कि जो VML है वो VML सॉल्यूशन का है, वो VML किसका दे रखा है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट लेकिन अब की बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दे करके सॉल्यूट का देगा और सॉल्वेंट का देगा, तो मैं लिख सकता हूं VAML ऑफ द सॉल्यूट लिखने का तरीका बताया था मैंने, SO प्लस VBML ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट को हम SV से रिप्रेजेंट करते हैं, SO से सॉल्यूट, SV से सॉल्वेंट और SL से सॉल्यूशन। तो मैं क्या VML की जगह वो यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूले में कि VML यानी कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्वेंट, लाना हमें सॉल्यूशन का ही है, इंटू 10 की पावर 6 यानी कि इस तरीके से भी आप बाय वॉल्यूम से भी क्या निकाल सकते हैं? इसकी कंसंट्रेशन ppm में निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन है ये भी हम ppm में निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी टर्म आई मास बाय वॉल्यूम। ये इसलिए तुम्हें थोड़ा सा फास्ट लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पीछे, बस इसको क्या करना है? एक बार ppm के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अगली जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो टर्म जो है आपको देखी कि मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो देखा वो देखा मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, तो मास बाय वॉल्यूम से क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम से मैं उसने बोला कि मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है,
WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि V मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो बताइए 10⁻6 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना वेट प्रेजेंट होगा? तो आप तो बेसिक से लगा देंगे कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन V इंटू मिलीलीटर, वॉल्यूम इंटू मिलीलीटर इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 कितना आ गया? इंटू 10⁻6, यानी कि वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम से भी कंसंट्रेशन इस तरीके से निकल सकती है। अब वॉल्यूम जो है वो हमें सॉल्यूशन का दे करके सॉल्यूट का देगा और सॉल्वेंट का देगा। तब कैसे निकालेंगे कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ द मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिलीलीटर इंटू सॉल्वेंट इंटू 10⁻6, यानी कि हमें 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारी मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी आ सकती है। यानी कि ये फॉर्मूले आपको इस तरीके से निकालने हैं। तो इनके अंदर मैंने क्लासीफाई करके आपको कुछ नहीं बताया, बस यही दो चीज़ें बताई हैं कि अगर सबसे पहले देखना है, अगर मास की बात करेंगे कि W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो बताओ 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। अगर वेट ऑफ द सॉल्यूशन ना दिया जाए तो आपको वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है किस से? वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि WA ग्राम प्लस WB ग्राम। तो यानी कि टोटल फॉर्मूला बनेगा WA ग्राम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 10⁻6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप वॉल्यूम से निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? इस सब को सबसे पहले नोट कीजिएगा और यहीं आकर के आपकी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो खत्म हो जाती है। लेट्स नाउ रिटर्न। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। अगर मैं आपसे यहाँ पे बताऊं कि इक्विवेलेंट वेट, चाहे आप वेट लिख दो और चाहे आप मास लिख दें, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। और हम क्या करेंगे, इसे EQW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका वो क्या कहता है, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। इसका सीधा मोल के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादातर मैंने बताया था नॉर्मलिटी के अंदर निकाले जाते थे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैसे निकाले जाते थे कि आप जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, यानी कि गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल, ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकलते हैं। उसमें जब मैंने देखा नॉर्मलिटी के अंदर आया था ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब उसमें प्रॉब्लम आई थी इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एसिडिटी या बेसिसिटी। उसमें थोड़ा सा मैंने वहाँ टर्म यूज़ भी किया था, बताया भी था। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इक्विवेलेंट वेट या मास कैसे निकालना है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस इसको पता है कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है या मेरा इक्विवेलेंट मास होता है उसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। उसको लिखे बेटा हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या हो सकता है, अपॉन में हो सकता है एसिडिटी भी हो सकती है। आप एसिडिटी के साथ साथ बेसिसिटी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। और बेसिसिटी के साथ भी हम वैलेंसी फैक्टर को भी बोल सकते हैं। कोई भी तीनों चीज़ें हमें लेनी है, इन तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले एक ये फॉर्मूला नया तैयार होकर आया है कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर। दोनों बात क्लियर? भाई एसिडिटी एक टर्म आ जाएगी एसिडिटी, बिल्कुल सही आ जाएगी, उसके बारे में सीखना है। एक टर्म आ गई बेसिसिटी, उसके बारे में सीखना है। और एक टर्म आ गई मेरी वैलेंसी फैक्टर VF। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला तैयार करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में जो फॉर्मूला तैयार होगा
वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर। ये तीनों को मैं यूज़ करना बताऊंगा कि हमें तीनों में किस जगह इसको यूज़ करना है। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं। आपने लिया H2 एग्जांपल में H2SO4, H2SO4। अब ये जो H2SO4 है इसका नाम मैं बोल सकता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। इस H2SO4 को नाम क्या बोल सकता हूं बेटा? मैं इस H2SO4 को नाम बोल सकता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा ये जो तीन चीज दी है एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर। तो मुझे इसमें से पहचानना है कि ये मेरा एसिड है या बेस है या कोई सॉल्ट है। अगर एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी देखते हैं, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी देखते हैं, अगर कोई सॉल्ट है तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले H2SO4। तो आपने मुझे खुद बताया कि H2SO4 एक एसिड है, तो एसिड के अंदर देखा जाता है बेसिसिटी। क्या देखा जाता है? बेसिसिटी। अब बेसिसिटी आपको कैसे देखना है? बेसिसिटी देखने के लिए जब आप इस एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है कि किसी भी सॉलिड को वाटर में डालिए तो वो जो सॉल्यूशन बनता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। मतलब एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये दो जगह ब्रेक डाउन होगा कि एक तो H पॉजिटिव और SO4-2, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के साथ डालिए तो बनेगा H पॉजिटिव और SO4-2। अब इसको देखिए यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यानी कि ये 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि एसिड की 10th क्लास में आपने चैप्टर भी पढ़ा था आर्नियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। जबकि बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करेगा हमारा क्या? वो प्रोड्यूस करेगा OH आयन। तो जब जो एसिड होता है तो एसिड को देखने पर पता चलता है कि वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो यानी कि इसका मतलब ये इसकी हो गई बेसिसिटी। क्या हो गई? बेसिसिटी। है तो एसिड, तो एसिड ने जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा ना तो वो उसकी बेसिसिटी होती है, और जितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो ही उसकी बेसिसिटी होगी। अगर एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेसिसिटी 1, अगर 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेसिसिटी 2, अगर तीन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेसिसिटी 3। इस तरीके से निकालते हैं। तो H2SO4 ने क्या किया? H2SO4 ने जब एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो उसने 2 H आयन प्रोड्यूस करे जिसकी बेसिसिटी होती है 2। यानी कि इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन की बेसिसिटी कितनी निकल के आई? बेसिसिटी निकल के आई 2। तो क्या मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं? हाँ, अब मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हो? तो देखिए सबसे पहले यहां पे H2SO4 को, और जानते भी होंगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 है, पर यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 16 4 जा 64। तो मेरे हिसाब से आ गया 98। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। एसिड है तो क्या देखेंगे? बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट 98, बेसिसिटी कितनी आई? 2, तो कितना आ गया? 49। यानी कि H2SO4 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 49। क्या आप निकाल सकते हैं? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले फर्दर मॉलिक्यूलर वेट तो आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, वो हम जानते हैं। हम थोड़ा सा रियलाइज करना चाह रहे हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 3 केस के अंदर पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आपको देखना है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी क्या देखना है? एसिडिटी देखी जाती है इन केस ऑफ बेस। जब आपके पास कोई भी बेस दे दिया जाता है, इन केस ऑफ बेस,
बेस आपको पता है बेस क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने से OH आयंस प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव आयंस, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं इन केस ऑफ बेस। यानी कि बेस के केस में क्या यूज करना है, बेस के केस में हमें एसिडिटी यूज करनी है। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपने लिया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉमनली बिना एक्वस के बात करूंगा तो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने में दो चीजें मुझे मिलती हैं, एक तो मिला मेरा Na पॉजिटिव और एक मिला मेरा OH नेगेटिव। क्लियर? तो इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया बेटा, इसने OH आयन प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, इसने OH आयन प्रोड्यूस किया। जब इसने OH आयन प्रोड्यूस किया, और वो भी कितने OH आयन प्रोड्यूस किए, 1 OH आयन प्रोड्यूस किए, तो इस वाले केस के अंदर जो एसिडिटी आएगी तो वो एसिडिटी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। क्या आने वाली है बेटा, 1 आने वाली है। कुछ मेरी बात समझोगे? उसके बाद आपने ले लिया सर, जैसे मैंने नाम ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। जब मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वापस से किस में डाला, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये डिवाइड हुआ यानी कि ब्रेक डाउन हुआ, Mg+2 बन गया और साथ में क्या बन गया, OH नेगेटिव आयन। बट लेकिन यहाँ पे कितने OH हैं, यहाँ पे 2 OH है, हो गया। तो यानी कि अब की बार सॉल्यूशन के अंदर कितने OH आयन प्रोड्यूस किए, इसने सॉल्यूशन के अंदर 2 OH आयन प्रोड्यूस कर दिए। इसने सॉल्यूशन के अंदर कितने OH आयन प्रोड्यूस किए, इसने सॉल्यूशन के अंदर 2 OH आयन प्रोड्यूस कर दिए। इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, इसकी एसिडिटी आ गई कितना, आपका एसिडिटी आ गई 2। क्लियर? तो यानी कि इनकी एसिडिटी आपको पता चल गई। अगर जब मुझे इनकी एसिडिटी पता चल गई, क्या मैं इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं? हाँ, मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं। देखिए एग्जांपल, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कास्टिक सोडा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, NaOH, जिसमें Na का एक एटम का वेट यानी कि एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 23, और OH का तो आप जानते ही हैं, एक ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 17। अगर दोनों का, सोडियम का 23 और OH का 17 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसका मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40, पर कितने OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 1, यानी कि एसिडिटी कितनी है, 1, तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 1। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी या उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि किस कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा, कि सर जब हमारे किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी एसिड की बेसिसिटी, किसी भी बेस की एसिडिटी या किसी भी साल्ट का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं, चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ले लो, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले मॉलिक्यूलर वेट तो चाहिए। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, तो बेस के अंदर क्या निकालूंगा मैं, बेस के अंदर निकालूंगा मैं एसिडिटी, बेस के अंदर क्या निकालूंगा, एसिडिटी। तो सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम का होता है 24, मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 24, रिप्रेजेंट करेंगे 12 मैग्नीशियम 24। उसके बाद OH 2 है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, यानी कि 2 का आ गया 32, और यहां पे हाइड्रोजन के 2, तो इसका मतलब मेरे पास हो गया 24 और 34, यानी कि मेरे पास लगभग आ रहा है 58। 4 और 4 8 और 3 to 5 58। ठीक है, कोई बात नहीं, 58 आ गया। तो 58 आ गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। 58 क्या आ गया बेटा,
मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे देखना है मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल गया, पर लेकिन इसकी एसिडिटी कितनी है, क्योंकि ये तो बेस है, बेस दिख रहा है मुझे OH है इसके अंदर, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, एसिडिटी। और इसकी एसिडिटी कितनी निकल के आई, 2, मतलब इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 29। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा बेटा, 29। कुछ आपको समझ में आया, इसको नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा अब इसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर इसके अंदर बेसिक सिटी। बेसिक सिटी में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions from the acid solution, मतलब एसिड सॉल्यूशन के अंदर से कितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल होंगे, वही इज कॉल्ड बेसिक सिटी। इसी को ही हम जो बोलते हैं वो बेसिक सिटी बोलते हैं। क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एसिड, यानी कि एसिड के सॉल्यूशन में से, एसिड सॉल्यूशन में से जितने हमारे H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल हों, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सिटी। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया सबसे पहले नाइट्रिक एसिड। जैसे ही आपने नाइट्रिक एसिड को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला तो HNO3 हमारा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेरा H पॉजिटिव आयन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ आएगा H पॉजिटिव और NO3 -1, H पॉजिटिव और NO3 -1। अब ये जो H पॉजिटिव है ये कितना है, नंबर में कितना, 1 दिखाई दे रहे हैं, 2, 1 दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, उसने एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया है, यानी कि उसकी बेसिक सिटी कितनी हो गई, उसकी बेसिक सिटी हो गई 1। उसकी बेसिक सिटी कितना हो गया बेटा, उसका बेसिक सिटी हो गया 1। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपने ले लिया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर देखें एक फॉर्मूला होता है H3PO3। अगर इसको मैं एक्वा सॉल्यूशन के साथ डालूं तो एक्वा सॉल्यूशन के साथ डालने पर ये हमारा बन जाता है H पॉजिटिव और PO3 नेगेटिव, PO3 -1, बट यानी कि PO-3, यानी कि PO3 -1। पर लेकिन यहाँ कितने H पॉजिटिव हैं, मुझे ये बताओ कितने H पॉजिटिव हैं, यानी कि कितने H पॉजिटिव हैं, यहाँ पे 3, तो यानी कि इसने कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए, इसने 3 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं। कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए गए हैं, 3, तो यानी कि इसकी बेसिक सिटी कितनी आ गई, इसकी बेसिक सिटी आ गई भाई इस तरीके से आपकी 3। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल एक और ले लो तो निकाल सकते हो ना आप, H2SO4। अब H2SO4 को ब्रेक डाउन करा तो H पॉजिटिव और SO4 -2, पर लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 लेना है। तो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए वो आपको देखना है। तो उसका मतलब यहाँ पे इसका जो बेसिक सिटी है वो बेसिक सिटी आपका 2 है। वो बेसिक सिटी कितना है, 2, क्योंकि इसने क्या किया, 2H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर दिया है, उसने 2H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर दिया है, इस वजह से उसकी बेसिक सिटी कितनी है, 2। तो इन केस आपको एसिडिटी बेस में निकालना है, बेसिक सिटी एसिड के अंदर निकालना है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और बची, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर का मतलब मैं आपको बताऊं, वैलेंसी फैक्टर लगाया जाएगा साल्ट के केस में। वैलेंसी फैक्टर जो लगाया जाएगा साल्ट के केस में, इस चीज का ध्यान रखना। वैलेंसी फैक्टर जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा साल्ट के केस में। नो सर, हम साल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे वो भी हम बात करेंगे। जैसे आपने ये बेसिक सिटी निकाल ली, क्या आप इन सब का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं? हाँ, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सपोज करो मेरा मन कर रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल करके दिखाऊं।
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने की कैसे कोशिश करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसकी, ये तो ए एसिड है तो एसिड के लिए नीचे क्या लगा लेंगे? बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या लगाएंगे? एसिड के लिए लगा लेंगे बेसिसिटी। क्लियर? अब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना किसका है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है H3PO3 का। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है बेटा? इक्विवेलेंट वेट निकालना है H3PO3 का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। तो सबसे पहले आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का तो 3 × 1 प्लस फास्फोरस का, यानी कि फास्फोरस का एक एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का वेट होता है 31, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का 48, तो 3 + 31 + 48, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कितना? 34 + 48, 8 और 4 12, कैरी 1 यानी कि 4 और 7 यानी कि 82। तो कितना आ जाएगा? H3PO3 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 82, यानी कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 82। अब मुझे बताइए सबसे पहले कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं? इसका मतलब बेसिसिटी कितनी है? इसकी बेसिसिटी है 3। इसकी बेसिसिटी कितना है बेटा? इसका बेसिसिटी है 3, तो यानी कि 3 से डिवाइड कीजिए। इसका मतलब 3 × 2 = 6, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है ना। 3 × 7 = 21, कितना बचा? 1, पॉइंट लग गया 0, यानी कि 10 हो जाएगा। 3 × 3 = 9। इसका मतलब H3PO3 का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 27.3। कुछ बात समझ में आ रही है? इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास एक चीज और बची, वैलेंसी फैक्टर, जो इस चैप्टर के बारे में लास्ट बता रहा हूं। फिर तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन, प्लैंक, सब। फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेसॉन, ड्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप की टर्म, आइसोबार्स, आइसोटर्म, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर सेल वगैरह के बारे में बात की जाएंगी। क्लियर? सेल एनर्जी के बारे में बात की जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो कितनी एनर्जी को लेकर के घूमता है। तो उसको कल हम अपना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तैयार करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं कि वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बेटा क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कोई भी आपके पास साल्ट होगा, उस साल्ट के पास कितना तो पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। कितना तो पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, उसको ही क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। जो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो उसका उतना ही वैलेंसी फैक्टर होगा। इन केस में आप ये निकाल सकते हैं। उसके बाद जब आपको वैलेंसी फैक्टर भी पता चल जाता है, जब आपको बेसिसिटी पता चल जाती है, एसिडिटी पता चल जाती है, इसका मतलब फाइनली एक चीज तो समझ में आ जाती है कि आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? तो आज के चैप्टर सहित आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्लास को खत्म करते हैं बेटा। और हम नई क्लास में यानी कि कल ही स्टार्ट होगा बेटा। बिल्कुल यहां तक अपने चैप्टर को तैयार कर लेना। फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को अगर आप ध्यान रखना, अगर फर्स्ट चैप्टर को आप 80% तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं अगले एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप 83% तैयार करेंगे। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे तो 85% तैयार करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना तो चैप्टर की कमांडेंट, क्योंकि मैं बताऊं मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर उन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे मोल बाय मास, मोल बाय वॉल्यूम, एनटीपी, एसटीपी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंसंट्रेशन की टर्म, कंसंट्रेशन में परसेंटेज सारी परसेंटेज निकाली, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशन वेपर डेंसिटी वगैरह के सब बताए, उनके क्वेश्चंस भी कराए, मैंने क्वेश्चंस भी लिए। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री लिया, लिमिटिंग रिएजेंट लिया सारी। उसके बाद मैंने इक्विवेलेंट लिया। इस चैप्टर के अंदर मैं बताऊं मैंने सिर्फ आपको बताया नहीं है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्यों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकल टॉपिक, उससे क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम में देखा ही नहीं है।
इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने का रियल में टॉपिक होता है एक तो मोल, एक स्टिकियोमेट्री, एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक क्वेश्चन बन जाता है इक्विवेलेंट वेट। अगर 11th क्लास का है और वो 4 क्वेश्चन भी देना चाहता है तो 4 में से मैं बता रहा हूं, उसमें से एक क्वेश्चन स्टिकियोमेट्री, एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड होगा, एक मोल पर बेस्ड होगा। और मोल पे भी सिंपल नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स वगैरह निकलवाएगा घुमा के, मोल या वॉल्यूम वगैरह चीजें जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे। हमारे लेक्चर्स को इसलिए ज़्यादा टाइम लगा बेटा क्योंकि हमने बीच बीच में क्वेश्चन की सीरीज को भी लिया, हमने डायरेक्टली टॉपिक नहीं करे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे और भी अच्छे नोट्स बनाने की तैयारी करेंगे। दैट्स क्लियर, बहुत अच्छे से करेंगे। आपको ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, खत्म। आप इतना तैयार कर लीजिए इस चैप्टर के अंदर और हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं सबसे पहले एटम की डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा कि एटम क्या है, क्यों फंडामेंटल पार्टिकल है, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्यों फेल माना गया, किसने करा। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट बताने हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताना है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट बताना है। उनके बाद जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी है। टर्मिनोलॉजी के बाद मुझे आपको एटॉमिक नंबर याद कराने हैं और एटॉमिक नंबर याद कराने के साथ ही मैं तो एक ट्रिक से आपको एटॉमिक नंबर याद कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहले मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो मैं सबसे पहले अफबाहु प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा और एक पाउली का अपवर्जन कंक्लूजन निकलवाऊंगा। उसके बाद आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सारी जब सीख गए, पाउली का कंक्लूजन लॉ सीख गए, उसके बाद हम सीखेंगे उसके अंदर हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल हो जाएगा। हाइगेन प्रिंसिपल के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट हो जाएगा, इस तरह की चीज। और लास्ट में एक टॉपिक आ जाएगा क्वांटम नंबर। इससे आगे हम अपना वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर इस वे में चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक धीरे धीरे सब लेक्चर समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की थी और मैं अगली क्लासेस में और भी अच्छे एफर्ट अपने को खुद में सब आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हम आपको इम्प्रूव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं पर मैं खुद भी आपके साथ, आप मुझे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा आज की चैप्टर खत्म करने के लिए।